नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से प्रश्न बैंक हल में अति महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों के हल अध्याय 12 सांख्यिकी से। तो पहला प्रश्न लेते हैं। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। अंक हमें दिए गए हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यह तीनों ज्ञात करना है। इससे हम सीख भी जाएंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें आंकड़े लिख लेना है। तो हल में लिखेंगे हल 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। 15 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्तांक क्या है। 100 में से प्राप्तांक तो देखिए लिखे हुए हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 ये आंकड़े दिए हुए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये देखिए सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या तो बड़ी ही आसानी से माध्य निकल जाएगा। इन पूरे प्रेक्षणों में धन का चिन्ह लगाकर हम इन्हें जोड़ देंगे। और प्रेक्षण तो कुल कितने हैं? 15 हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या तो नीचे आ जाएगी 15, ऊपर आ जाएगा 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस सबको धन करके जोड़ देंगे। ये हमने पूरे प्रेक्षण लिख दिया। अब देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो बिल्कुल इकाई से जोड़ना शुरू कर देंगे और जोड़ने पर हमें आ जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग 822 प्राप्त हो जाएगा। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 15 है। तो प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या जब इस 15 से हम इस 822 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 54.8। ये हमारा माध्य है। माध्य हमारा निकल चुका। अब बच्चों माध्यक हमें किस तरह से निकालना है? माध्यक निकालने के लिए हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम की आदत बना लें हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? माध्यक लिख देंगे। माध्यक ज्ञात करना है अब हमें। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम आंकड़ों को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएंगे आरोही क्रम में? सबसे पहले 39 से शुरू हैं। ये देखिए ये आंकड़े आप देखिए सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 39 है। तो 39 से आंकड़े शुरू हैं, उनको बढ़ते क्रम में हम जमा लेंगे। फिर 40 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 41 मार्क्स वाले हैं, 42, 46, 48, 52 इस तरह से आंकड़ों को हम जमा लेंगे। 52 वाले 3 बच्चे हैं, 52, 52, 52। फिर 54 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 60, 62 वाला एक बच्चा है, 96 वाला एक है और 98 वाला एक है। कुल 15 बच्चों के अंक ये लिख गए। अब हमें देखना है कि 15 क्या है? विषम है। तो लिख देंगे कि 15 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या यदि है तो माध्यक का क्या सूत्र होता है? n बराबर 15 क्या है? विषम संख्या है। तो माध्यक बराबर होगा विषम संख्या के लिए n-1/2वां पद। यानी सबसे बीच का पद हमें चाहिए। तो आप खुद सोचिए 15 में यदि हम दोनों तरफ 7-7 पदों को हटा दें, 1 2 3 4 5 6 7 पद इस तरफ के हट गए, 1 2 3 4 5 6 7 पद इस तरफ के हट गए, तो सबसे बीच में कौन प्राप्त हो जाएगा? 52 प्राप्त हो जाएगा, 8वां पद। बीचों बीच का पद हमें चाहिए। तो n-1/2वां पद इसमें भी उसी तरह का बताया गया है। ये देखिए n मतलब 15-1/2वां पद यानी 16/2 यानी कौन सा पद आ जाएगा? 8वां पद।
तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो माध्यक हमें क्या प्राप्त हुआ? 8वां पद प्राप्त हुआ। 8वां पद कौन है? 52 है। इस तरह से हमने माध्यक ज्ञात कर लिया। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक देखिए क्या होता है बहुलक? बहुलक होता है सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा। तो लिख देते हैं हम यहाँ। तो लिख दिया बहुलक यानी सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा ये है बहुलक। ये क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। कितना है? 52। देखो 3 बार आया है। 52 नंबर लेने वाले विद्यार्थी 3 हैं, तो सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या है? 52 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक मिल गया, माध्यक मिल गया, और ऊपर हमने माध्य तो निकाल ही लिया था। तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों चीज़ें हमने इस सवाल में निकाल चुके। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑलरेडी आरोही क्रम में है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें आंकड़े दिए हुए हैं 29, 32, 48, 50, x धन 2, 72, 78, 84 और 92। कुल पदों की संख्या नाप लें हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हल में हम लिख देंगे सबसे पहले प्रेक्षण। क्या है प्रेक्षण? 29, 32, 48, 50, x धन 2, 72, 78, 84 और 92। ये चूंकि आरोही क्रम में हैं, ऑलरेडी आरोही क्रम में हैं, तो हमें देखना है कि इनका माध्यक में सबसे बीच के पद कौन से होंगे। ये देखिए इधर के 4 पद छोड़ दीजिए, इधर के 4 पद छोड़ दीजिए, सबसे बीच के पद 2 हैं यहाँ पर, x और x धन 2। तो हम सीधे लिख देंगे कौन सा पद? 5वां पद और 6वां पद। तो सीधे लिख देंगे माध्यक बराबर, सबसे बीच वाला ही माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पर चूंकि 10 पद हैं तो 10 का आधा 5वां पद धन 6वां पद। अब 2 के बीच की लड़ाई है इसलिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो माध्यक हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 63। तो यहाँ लिख देंगे 63। 5वां पद क्या है? x है। 6वां पद क्या है? x धन 2 है, और पूरे के बटे कितना है? 2 है। तो देखिए इस 63 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 63 गुणा 2, और ये हो जाएगा x और x मिलकर 2x, और ये धन 2 अलग रहेगा। तो कितना हो गया? देखिए 3 दूनी 6 और 2 छिंग 12, 126, और ये धन 2 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण 2 बराबर 2x। अब आगे देखिए 124 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 124 बटे 2, यानी 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? x का मान 62 प्राप्त हुआ। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। चलिए अब ले लेते हैं तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। 60 कर्मचारी हैं और उन्हें वेतन किस तरह से मिल रहा है? 3000 वेतन 16 कर्मचारी को मिल रहा है, 4000 12 को, 5000 वेतन मिल रहा है 10 कर्मचारियों को, 6000 8 को, 7000 6 को, 8000 4 को, 9000 3 को, और 10000 वेतन पा रहे हैं एक कर्मचारी। तो हमें माध्य वेतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम माध्य वेतन ज्ञात करने के लिए टेबल तैयार कर लेते हैं। हमें चूंकि यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, इन 2 कॉलम को तो हम बना लेंगे। तो देखिए हल में हमने सबसे पहले वेतन और कर्मचारियों की संख्या, इन 2 कॉलमों को जैसे का वैसा उतार दिया है। देखिए बिल्कुल जैसे का वैसा, जैसा हमारे पास प्रश्न में है वैसे ही हमें करना है। अब चूंकि 3000 वेतन पाने वाले 16 कर्मचारी हैं, अतः हमें ये देखिए FI है और ये वेतन क्या है? XI है, इसे XI माना जाता है। इसे कर्मचारियों की संख्या को FI, इस XI 3000 पाने वाले 16 हैं इसलिए 3000 गुणा 16 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें XI इंटू
एफ आई या एफ आई इंटू एक्स आई, चलो लिख देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ये कॉलम हमें प्राप्त होगा, यानी इन दोनों का गुणा। तो 3000 का गुणा जब हम 16 से करेंगे तो लिख देते हैं, हाँ एक बार लिख देते हैं कि 3000 गुणा 16 कर रहे हैं हम, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 48,000 प्राप्त हो रहा है। फिर इसी प्रकार 4000 गुणा 12 करेंगे तो फिर 48,000 प्राप्त हो जाएगा। फिर 5000 गुणा 10 करेंगे तो 50,000 प्राप्त हो गया। अब आगे 6000 गुणा 8 करेंगे, 8 छिंग 48,000 प्राप्त हो गया। फिर 7 छिंग 42,000 प्राप्त हो गया। फिर 8000 का 8 से करेंगे, 4 से, तो 8 चौके 32,000 प्राप्त हो गया। और 9 का 3 से करेंगे तो 27,000 प्राप्त हो गया। और 10,000 है ये, 10,000 का एकम करेंगे तो 10,000 एकम 10,000। इस तरह से ये वेतन प्राप्त हो रहा है। इन देखिए अब यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या तो हमें दी गई है, पूरे कर्मचारियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये सिग्मा क्या होता है, देखिए एफ आई, सारे एफ आई को जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई प्राप्त हुआ। उसी प्रकार सारे एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ेंगे तो सारे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई प्राप्त होगा। इन सब को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3,05,000। ये 3,05,000 वेतन पाते हैं पूरे कर्मचारी। हमें निकालना है माध्य, यानी इन पूरे वेतन में पूरे संख्या का भाग दे देंगे, जैसे हम औसत निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, अब हमारे पास कुल है 3,05,000 सिग्मा एफ आई का मान और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान, और सिग्मा एफ आई का मान है 60। जब हम इस 60 से ये जीरो को काट देंगे और 30,500 में जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5,083.33 लगभग प्राप्त हो गया। तो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का माध्य वेतन, ये क्या है, माध्य वेतन है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। तो देखिए 3 सिक्के हैं, तो या तो 0 चित आ सकता है, 1 चित आ सकता है, 2 चित आ सकते हैं या 3 चित आ सकते हैं, क्योंकि 3 सिक्के हैं। तो ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक बार आने वाले चित दिए गए हैं। ये देखिए 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0, ये क्या हैं, 3 बार जब हमने 3 सिक्कों को फेंक रहे हैं तो पहली बार में 0 आया, 0 चित आए, एक भी चित नहीं आए। फिर दूसरी बार में 1 चित, 1 सिक्के में चित आया। फिर तीसरी बार में 2 सिक्कों में चित आया। इस तरह से इन 30 बार के मानों को दिया गया है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो हल में सबसे पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं कि 3 सिक्कों को 30 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम हमें जो दिए हैं उन्हें उतार लिया हमने। ये देखिए, ये हमने 30 परिणामों को हल में उतार लिया। उसके बाद हमें एक बारंबारता बंटन तैयार करना है कि चित आने की संख्या, चित आने की संख्या क्या क्या थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी और 3 थी। 3 से ज़्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि सिक्के 3 ही थे। और बारंबारता कि 0 सिक्के कितने बार आए, 1 कितने बार आए, 2 कितने बार आए और 3 चित कितने बार आए। तो ये हम 0 1 2 और 3 के लिए अलग अलग टेबल बना लेते हैं। यहाँ 0 चित आना, 1 चित आना, 2 चित आना और 3 चित आना। तो 0 चित कितने बार आए, तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो चलिए नाप लेते हैं कि 0 चित कितने बार आए थे। 1 2 3 4 5 6 बार आए। तो लिख देंगे कि 0 चित आए हैं 6 बार, यहाँ लिख देंगे 6। बहुत ही आसान सवाल है। 1 चित कितने बार आया, चलिए नाप लेते हैं। तो 1 चित आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमें 1 चित प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे 10। और 2 चित हमें कितने बार प्राप्त हुआ है, तो देखिए 2 चित हम नाप लेते हैं। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 बार आया है 2 चित, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। यहाँ हमने लिख दिया 9। अब देखते हैं कि 3 चित कितने बार आए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 3 चित आए हैं 5 बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। तो कुल कितने हो गए? 6 और 10 16 और 9 25 और 5 30। तो 30 बार ही तो हमने उछाला था ना 3 सिक्कों को, तो ये हमारी बारंबारता सारणी तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? बारंबारता सारणी। बहुत आसान है। हमने 3 सिक्कों को 30 बार उछाला था, तो चित कितने बार, कब कितने बार चित आया था वह हमें ये दिया हुआ था, उसको हमने इस रूप में सारणी में व्यक्त कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी ए द्वारा 75 सीटें जीती गई, बी द्वारा 55 सीटें जीती गई, सी 37 सीटें, डी 29 सीटें, ई 10 सीटें और एफ पार्टी 37 सीटें जीती। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख खींचिए और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती ये भी बताना है। तो देखिए, हमें दंड आरेख तैयार करना है। तो हल में हम लिख देंगे, देखिए इससे हमें फिर से उतारना है हल में। अब यहाँ पर चूंकि है तो आप फिर से उतार लेंगे। हम राजनीतिक पार्टी को एक्स अक्ष में लेंगे। राजनीतिक पार्टी को हमने लिया राजनीतिक पार्टी को एक्स अक्ष में तथा जीती गई सीटों को वाई अक्ष में। जीती गई सीटों को वाई अक्ष में निरूपित करेंगे। करने पर लिख देते हैं। और क्या करना पड़ेगा? पैमाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या ये देखिए अधिक है। तो पैमाना हमने बना दिया कि वाई अक्ष पर एक मात्रक बराबर, ये 10 से, ये देखिए 75 हाईएस्ट है इसलिए हम 10 का बना देंगे। एक मात्रक बराबर 10 सीटें, 10-10 सीटों के पैमाने बना देंगे। तो ठीक है, हम खींचते हैं। अब किस तरह से दंड आरेख हमें खींचना है, तो चलिए हम इस तरह का आलेख बना लेते हैं। और इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि दंड चौड़ाई एकदम समान होनी चाहिए। तो सबसे पहली पार्टी ने चूंकि 75 सीटें जीती है, तो सबसे पहली पार्टी का हम दंड 75 तक खींच देंगे। ये बन गया हमारा पहला दंड, जो कि पार्टी ए द्वारा जीती गई 75 सीटों को दर्शाता है। तो यहाँ लिख देंगे 75। ये देखिए यहाँ तक आया ना 75, ऊपर 80। तो अब दूसरा हम ले रहे हैं पार्टी बी द्वारा कितनी सीटें जीती गई हैं? 55 सीटें जीती गई हैं। तो पार्टी बी द्वारा जीती गई 55 सीटों का हम दंड बना देंगे। इस तरह से हमने पार्टी बी द्वारा जीती गई, ये देखिए 50 और 60 के बीच में, ये 55 तक ये पहुंचा है। पार्टी बी द्वारा जीती गई 55 सीटों को हमने इस दंड सेकंड में दर्शा दिया है, दंड बी में दर्शा दिया है। अब हम दंड सी बनाएंगे और दंड सी में पार्टी सी द्वारा जीती गई 37 सीटों का विवरण दर्शाएंगे। तो ये दंड सी पार्टी सी द्वारा जीती गई 37 सीटों को दर्शा रहा है। यहाँ हम लिख देंगे 37। अब पार्टी डी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है 29, उसे हम दंड में दर्शाते हैं। ये देखिए दंड डी में पार्टी डी द्वारा दर्शाई गई 29 सीटों को दर्शाया गया है, जीती गई 29 सीटों को दर्शाया गया है। अब हम दंड ई और एफ भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दर्शा देंगे पार्टी ई द्वारा जीती गई 10 सीटों को, तो यहाँ हम लिख दिया 10 और ये पार्टी ई है। इसी प्रकार पार्टी एफ द्वारा 37 सीटें जीती गई हैं, उनका विवरण हम अगले दंड में दर्शा देंगे। अगले दंड में पार्टी एफ द्वारा दर्शाई गई 37 सीटों को दर्शाया गया है। देखिए 40 से कम
यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 37। इस तरह से बच्चों हमें दिए गए राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटों के दंड आलेख को दर्शाना है। यहाँ हम लिख देंगे दंड आलेख। तो हमें अगला प्रश्न इसमें यही पूछा गया है। सबसे पहले तो दंड आलेख दर्शाने के लिए बोला गया था, फिर पूछा गया है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। जिसका दंड सबसे ऊंचा होगा वही राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। तो हम लिख देंगे पार्टी ए ने सर्वाधिक 75 सीटें जीती। आपको यह भी दिख रहा होगा कि कौन सी पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती, पार्टी ई ने सबसे कम सीटें जीती। ऐसा हम विश्लेषण दंड आलेख के माध्यम से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल नंबर 6 है, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये देखिए जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या। अब इन लैंपों के बारे में एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, यह भी बताना है। आयत चित्र और दंड आलेख में यही अंतर है कि दंड अलग अलग बनते हैं और आयत चित्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए हमें एक आयत चित्र बना लेना है। हल में हमें इसी टेबल को फिर से उतार देना है। तो चलिए आप हल में इसी टेबल को फिर से उतार दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक आयत चित्र आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम पैमाना ले लेंगे। पैमाना में हमने ले लिया एक्स अक्ष का एक भाग बराबर 100 घंटा। ये देखिए 300, 400, 100, 0 से 300 तक कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एजन लगा दिया। फिर 300, 400, 500, 600, 100 घंटे बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हुआ एक एक्स अक्ष पर एक भाग बराबर 100 घंटा। फिर लिखा वाई अक्ष पर एक भाग बराबर, ये देखिए 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 बढ़ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 10 लैंप। वाई अक्ष पर एक भाग बराबर 10 लैंप। तो हम यहाँ पर अब आयत चित्र बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया कि जीवन काल 300 से 400 वाले लैंपों की संख्या कितनी है, 14 है। तो ठीक है, इसे हम यहाँ पर दर्शा देंगे। ये देखिए हमने दर्शा दिया कि 300 से 400 तक जीवन काल वाले घंटे जीवन काल वाले लैंपों की संख्या 14 है, 15 से कम है। फिर 400 से 500 जीवन काल वाले लैंपों की संख्या हमारे पास 56 है। तो इस दंड को हम इस आयत चित्र को हम 56 तक पहुंचा देंगे। ये हमने यहीं से देखिए 400 से ही शुरू किया और 56 तक इस आयत को बढ़ा दिया, क्योंकि 400 से 500 में लैंपों की संख्या कितनी है, 56 है। अब 500 से 600 जीवन काल वाले लैंपों की संख्या 60 है। इसी प्रकार हम आगे के आयत चित्र भी बना देंगे। इसी प्रकार अब जीवन काल 600 से 700 में कितने लैंप, देखिए जीवन काल 600 से 700 घंटे वाले लैंपों की संख्या ये 86 है। तो यहाँ हमने ये देखिए 86 तक इसे ऊंचाई तक दर्शा दिया है। इसी प्रकार जीवन काल 700 से 800 तक घंटे वाले लैंपों की संख्या 74 है। तो ये हमने यहाँ 74 ऊंचाई तक इस आयत को दर्शा दिया है। इसी प्रकार जीवन काल 800 से 900 तक वाले लैंपों की संख्या है 62। तो ये हमने 60 के ऊपर ये 62 तक इस आयत को दर्शा दिया है। और लैंपों की संख्या जीवन काल 900 से 1000 तक वाले लैंपों की संख्या 48 है। तो ये हमने यहाँ 48 तक दर्शा दिया है। इस प्रकार यह पूरा आयत चित्र को हमने दर्शाया है। जीवन काल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमने इसे इस तरह से चिन्ह बनाकर यहाँ 300 से शुरू किया है। इस तरह से बच्चों आयत चित्र तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है। आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कर दिया हमने।
फिर कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। 700 घंटे, ये यहाँ पर देखिए ये 700 घंटा है, इससे अधिक जीवन काल वाले कितने लैंप हैं, हमें यह बताना है। तो कैसे पता चलेगा? 700 यहाँ है, 700 से 874 है, कितने लैंप हैं? 74 लैंप हैं। और 800 से 962 लैंप हैं, और 900 से 1000 वाले 48 लैंप हैं। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 के 4 हासिल का 1, 13, 14, 15, 16, 17 और 1, 18। तो ये कितना हो गया? 184। तो आंसर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे जो कि हमें पूछा गया है कि जीवन काल 700 घंटों से अधिक, जीवन काल 700 घंटों से अधिक वाले लैंपों की संख्या 184 है। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।